जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया, जो 7 जजों की जो एक खंडपीठ थी, उसने जो फैसला सुनाया, उसके बाद एक बहस शुरू हो गई है बहुजन समाज के भीतर। और इसी बारे में और जो एक बुद्धिजीवी तबका है, वो इस खबर को अलग-अलग तरीके से देख रहा है, परिभाषित कर रहा है। हमारे साथ है 2 दिग्गज सोशल जस्टिस के धुरंधर, एडवोकेट सुरेश माने जी, जो कि संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के, और डॉक्टर अनिल जय हिंद जी, जिनका एक लंबा संघर्ष रहा है सामाजिक न्याय के आंदोलन में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है सर। जी जी। अनिल जी, ये जो फैसला आया है, एक फैसले को सामान्य तौर पे देखना और एक जो इंटेलेक्चुअल होता है समाज का, वो उस फैसले की जो समीक्षा करता है, व्याख्या करता है, वो अलग तरीके से करता है। जो बुद्धिजीवी तबका है, आप जैसे लोग हैं, सुरेश मानी जी जैसे लोग हैं, मैंने डॉक्टर के एस चौहान जी से भी बात करी, प्रोफेसर विवेक कुमार जी से भी बात करी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? अशोक जी, देखिए, मैं सुबह से ही मैं भी आपकी तरह काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई है जी। और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है लोगों के क्या ट्वीट्स आ रहे हैं, क्या लोग लिख रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं और वैसे वो आईआरएस हैं, सरकारी सेवा में हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया कि टुडे आई हैव बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्राह्मण। मैं आज संवैधानिक ब्राह्मण बन गया क्योंकि मैं क्रीमी लेयर में आ गया। अब वो जो लाभ मिलते थे शेड्यूल कास्ट के, वो ना मैं जनरल कैटेगरी में कह लीजिए या जो भी उनका था। तो इस तरह के अलग अलग किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं जी। और एक ये बहुत लंबी जजमेंट्स है। मैं आपको अगर ईमानदारी से कहूं कि अभी तक मैं इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया। इसके कहां कहां क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसको समझने की जरूरत है। कुछ चीजें समझ में आई भी हैं और कुछ मुझको लगता है कि अभी जैसे जिसका हम इसको बिल्कुल, पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, उसको इतने कम समय में पढ़ पाना संभव नहीं है। जी 500 पेज से ज्यादा का जजमेंट है। 565 पेज आई लेकिन थी। हाँ, 565 पेज है। लेकिन मेरे को दो दो बिंदु में शुरू में जिक्र करूंगा सिर्फ। जी। एक तो देखिए कि बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू द सोसाइटी। तो हमारे समाज के जो लोग थे वो जो ब्यूरोक्रेसी में आ गए और कंपैरेटिवली औरों से बेहतर हो गए, उनके मन में आता था कि भाई हम पे बैक टू द सोसाइटी करें। बहुत लोग नहीं करते लेकिन काफी लोग करते थे। जी। और ये जो बहुजन आंदोलन कह लीजिए, दलित आंदोलन कह लीजिए या दलित पॉलिटिक्स कह लीजिए, उसका अगर इंजन अगर आप कहेंगे, उसको एक फोर्स देने का काम वो ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे लोग आए, जो दलित ब्यूरोक्रेट्स थे या बहुजन ब्यूरोक्रेट्स थे, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था और है अभी भी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया है, जो हमारे एक मित्र ने ट्वीट किया, उसने तो खैर लाइटर मूड में किया। तो इससे एक चीज ये भी निकलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग रन में जो ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे उनको समझ में आएगा कि अब हमारे बच्चों को तो आरक्षण मिलना नहीं, हम तो क्रीमी लेयर में आ गए। और वो कहीं इस आंदोलन को जो समर्थन देते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन या समर्थन कहीं कम तो नहीं हो जाएगा। एक तो ये चीज जो है, इसकी लॉन्ग टर्म मेरे को इम्प्लीकेशंस जो है उसमें एक ये लगती है, कहीं सोशल जस्टिस की लड़ाई से वो दूर तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, कमजोर तो नहीं हो पे जाएगा बैक टू सोसाइटी वो सोचेंगे कि क्यों करना। हाँ, हमारे बच्चों को तो लाभ मिलना नहीं इसका। जी, इम्पोर्टेंट। जी, दूसरी जो चीज समझ में आती है कि बाबा साहब हमेशा इस चीज के समर्थक थे कि जो भी SC ST के आरक्षण या दूसरे उनके वेलफेयर के जो प्रावधान है, उसमें राज्यों का हस्तक्षेप ना हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार जो है ना, वो शासन नहीं करता, शासक वर्ग शासन करता है, चाहे शासन में कोई भी हो। जी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं और स्टेट में जाते हैं, फिर पंचायत में, गांवों में जाते हैं, तो गांवों में जिनके पास अधिकार आ जाता है वो उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर पाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि ये सब की सब चीजें केंद्र सरकार के हाथ में रहनी चाहिए, राष्ट्रपति, बल्कि केंद्र सरकार भी नहीं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो अपने अधिकारों का उपयोग संसद के थ्रू, यानी संसद में कोई बात हो और राष्ट्रपति जी के पास वो चीजें जाए और वही इसमें काम की जाए। तो इसमें जो राज्यों को अधिकार दे दिए,
अभी जो जी। हरियाणा और पंजाब का भी जो 2010 में फैसला आया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि राज्य इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार राज्यों को दे दिया, और राज्य जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ए सरकार आ गई, जी। ए सरकार ने देखा कि हमें जाटा वर्ग का तो वोट मिलता नहीं है, हमें तो फलाना वोट मिलता है, तो वो कह देंगे भाई जाटा वर्ग जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो गया है, अब हम पिछड़ा जो बाकी जातियों का बैकलॉग करेंगे, पूरा करेंगे, या इनका आरक्षण कम कर देंगे, ये उनके हाथ में हो जाएगा। फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी नहीं भाई जाटा उनको जाटा वोट देते हैं, तो वो कहेगी नहीं दूसरों का कम कर दें, तो तो इस ये बड़ा तरीके से एक खतरनाक। लड़ाई शुरू हो जाएगी। और देखिए, बहुजन आंदोलन में एक तो इसमें बटेगा, और अभी भी मैं जो मेरी कई लोगों से जो बात आ रही है, बातें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुजन आंदोलन बट रहा है। और मतलब मैं सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा, हरियाणा से मेरे पास 3-4 फोन ऐसे आए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, जी। और हरियाणा में तो ए और बी कैटेगरी है ओबीसी में, वो कह रहे थे कि देखिए अब ये फैसला आ गया, ओबीसी में भी ऐसा आएगा। लेकिन ओबीसी में क्या है कि रोहिणी कमीशन ने हालांकि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दे रखी है, जी। लेकिन अभी वहां पे जातीय आंकड़े अभी ओबीसी के हुए नहीं, जनगणना हुई नहीं। तो SC ST में तो जातीय जनगणना होती है हर 10 साल में। जी। तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, कुछ बातें जरूर समझ में आ रही जी। 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 सुरेश माने जी, सर आप एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। डॉक्टर अनिल जी ने बाबा साहब के कोर्ट का जिक्र किया कि नहीं चाहते थे कि राज्यों को अधिकार मिले। आज जब फैसला सुनाया जा रहा था तो गवई जी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोर्ट कर रहे थे, वो खबर आपने भी देखी होगी। आप इस फैसले को किस तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं? आपने अपनी पार्टी के बिहाफ पे तमाम प्रेस रिलीज भी निकाला है। एक तो ऐसा है कि अशोक जी, इस फैसले ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को चलाने वाले लोगों के सामने एक नया मुद्दा रखा है। ये पहला एक कमेंट हो गई। दूसरी कमेंट, जो आज तक सोशो पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर, चाहे वोट की राजनीति हो चाहे समाज की राजनीति हो, दलितों में, आदिवासियों में ग्रुप बनाकर, उनके जाति के अलावा ग्रुप बनाकर उनको अंदर से तोड़ना चाहते थे, वो तोड़ आज के जजमेंट के कारण सफल होने लगी है। तीसरी बात, इस जजमेंट के कारण कुछ राज्यों में, जैसे डॉक्टर अनिल जी ने कहा कि कुछ जाति वर्सेस अन्य जातियां, ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जैसे मैं कहूंगा कि अम्बेडकराइट दलित वर्सेस हिंदू दलित, ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उसको एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल जाएगा। और इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जवाब बहुत कम दिए हैं, सवाल बहुत खड़े किए हैं। सवाल पहला ये है कि 2005 को सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि ऐसा करना असंवैधानिक है। 2005 में चिन्नया नाम का जजमेंट आया था, वो भी 5 जजों का खंडपीठ का था। उन्होंने कहा था कि ऐसा बाइफरकेशन करना असंवैधानिक है। लेकिन 2020 में पंजाब के मामले में एक दविंदर का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का खंडपीठ कहता है कि नहीं, ऐसा करना संवैधानिक है। परिणामतः ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के खंडपीठ के फैसले को एंडोर्स किया है। बराबर। अब मामला ये है कि 2005 में क्यों नकारा था, और उसकी वजह अभी जो 7 जजेस है, तो 6 एक तरफ है और एक तरफ। हाँ, जस्टिस बिला त्रिवेदी एक तरफ है। उनका जो जजमेंट है वो पूरा रीजनिंग वाला है। उन्होंने 2005 के जजमेंट को कंफर्म किया और 2020 के जजमेंट को नकारा। अब इसमें बेसिक लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है
कि अनुसूचित जाति में भी और अनुसूचित जनजाति में और बहुत कुछ पिछड़ी जातियां हैं जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इसलिए उनको लाभ देने के लिए ये बाइफरकेशन करने की जरूरत है। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है बेसिकली। ये पहले है जैल सिंह के जमाने में ये पंजाब में चला, बाद में हरियाणा में आया, बाद में तेलुगु देशम चंद्रबाबू के नायडू के जमाने में आंध्र प्रदेश में आया, अब ये बाद में तमिलनाडु में चला गया, अब ये महाराष्ट्र में आने लगा है, बाद में बाकी राज्यों में फैलेगा। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। उसके साथ एक सोशल भी इसमें एक अंतर्गत लड़ाई है, जंग है। वो जंग ये है कि कुछ जातियों को लगता है कि हमारा जो हिस्सा है नौकरी और शिक्षा का, ये कुछ लोगों ने लिया है, इसलिए वो उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं और बाइफरकेशन का समर्थन भी करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली फैसला तथ्यों के आधार पर देती है। आज तक जब भी आरक्षण का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डेटा मांगा है, लेकिन इस जजमेंट के समय सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेटा नहीं मांगा है। ये 565 पेज का जजमेंट है, मैंने ग्लांस किया है, मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेन कंक्लूजन है मेरे पास है उसके, जो DY चंद्रचूड़ जी ने लिखे हैं, कोई डेटा नहीं मांगा है। तो बिना डेटा का इस तरह का अनुमान करना कितना न्याय संगत है, ये एक पहला सवाल है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है SC और ST में कोई क्रिमिलियर तबका बना है, एडवांस हुआ है, उसको आपको माइनस करना है, तो फिर SC और ST का जो बेसिक आरक्षण का आधार है वो जाति और अछूतपन है, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी है। ये कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हम ऊपर वाले तबके में भी जाएंगे तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट वैसी की वैसी रहती है। तीसरी बात, ये शिक्षा और नौकरी में लागू कर पाएंगे, राजनीति में कैसा लागू कर पाएंगे, असेंबली और पार्लियामेंट के सीटों पर ये एक बड़ा सवाल है, ये कैसा लागू कर पाएंगे। और मेरा सीधा सवाल इस जजमेंट को लेकर जो प्रमुख है, एक कानून का छात्र होने के नाते, कि जब EWS जब दिया जाता है तो EWS में कोई वर्ग नहीं बनता है, वहाँ एक ही वर्ग है। EWS में भी एक ही वर्ग है, ओपन कोटे में भी कोई वर्ग नहीं बनता है, जबकि ओपन में भी बहुत पिछड़े रहने वाले लोग हैं, कमजोर तबके हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक नहीं चलता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक सोशियो पॉलिटिकल लॉजिक के आधार पर एक्सटेंड होता है, और ये 341 342 का उल्लंघन है, ये संविधान के दायरे में नहीं है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आर्टिकल 141 के अंदर ये लॉ है, कानून है, बंधन कारक है, लेकिन जब जजमेंट का हम विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में, इस जजमेंट में कई सारी कमियां नजर आती है। एक कमी का मैं जिक्र करूंगा। अच्छा, कि इसके पहले ये जो अनुसूचित जाति की सूची और जनजाति की सूची, धारा 341 और धारा 342 संविधान की, इसके मुताबिक बनती थी, पार्लियामेंट उसको पास करता था। अभी भी पार्लियामेंट ही पास करेगा, लेकिन उसके जातियों के साथ कोई टिंकरिंग करने का अधिकार राज्यों को नहीं था। अब राज्यों को अधिकार मिलेगा। राज्य कुछ जातियों को एक ग्रुप में डालेंगे, बी में डालेंगे, सी में डालेगी, डी में डालेगी, 4 करेगी, 5 करेगी, पता नहीं वो कितने ग्रुप करेंगे, वो राज्य के ऊपर है। लेकिन और फिर ये हर बार बदलता भी तो रह सकता है, जब राज्य की सरकारें बदलेंगी तो अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने फायदे नुकसान को देख के ही वो घुमाती रहेंगी। लेकिन इससे वोट के राजनीति को एक बढ़ावा मिलेगा। सोशली SC और ST के अंदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा, और जो बाबा साहब की सोच थी, बेसिकली बाबा साहब की सोच आरक्षण के माध्यम से एक रोजी रोटी और रिप्रेजेंटेशन मिले, और दूसरी बात, कम से कम संविधान अधिकार लेने के लिए सारे जाति में बटे हुए लोग इकट्ठे हो जाए,
ये जो सोशल इंटीग्रेशन प्रोसेस थी, ये इस जजमेंट के कारण डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगी। ये डिसइंटीग्रेशन का मामला बनेगा, लेकिन जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक बिल्कुल सही नहीं लगता। वो पब्लिक परसेप्शन के ऊपर आधारित है, उसको कोई डेटा की बैकिंग नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश माने जी। अनिल जी, दो बहुत अहम सवाल निकल के आए। एक तो ये लगा कि जैसे ईडब्ल्यूएस का सवाल उठाया सुरेश माने जी ने, और उन्होंने कहा कि कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। मतलब एक्सपेरिमेंट भी होता है तो SC/ST के साथ ही होता है, चाहे वो सरकारें करें, चाहे वो अदालतें करें। एक बात। दूसरी बात कि जो अदालतें बिना गवाह के, बिना सबूतों के एक चोरी का एक छोटा सा फैसला नहीं सुनाती हैं, वो इतने बड़े मुद्दे में उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, उन्होंने कोई डेटा नहीं मांगा सरकारों से कि आपके यहाँ किस जाति को कितना, किस जाति की कितनी संख्या है और उसके कितने रिप्रेजेंटेशन है, तब पता चलता पीछे छूट गया है। कुछ खास दलों और कुछ खास विचारधारा के जो संगठन है वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते थे समाज के भीतर। इस अदालत की बात है तो सबूतों की बात करनी पड़ेगी। बिना यह सबूत दिखाया कि इसको, इस जाति की संख्या 100 है तो इसमें 80 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, और इस जाति की संख्या 50 है तो इसमें एक ही आदमी को मिला। जल्दी क्या थी? ये लिया क्यों गया फैसला? अशोक जी, अब इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही हैं ये तो मैं नहीं, आपको, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति इस चीज के पीछे काम कर रही है जो अदृश्य है, जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे। दूसरी जो चीज है जो आपने बताई कि अब होता क्या है कि सरकार जो राज्यों की होगी वो एक व्यक्ति को कहेंगे भाई हमने कमीशन नियुक्त कर दी है और आप इसके चेयरमैन होंगे इस कमीशन के, जो इस चीज का पता लगाएगी कि किस जाति के पास कितनी नौकरियां हैं और कितने संसाधन हैं। क्रीमी लेयर में तो आसान है, हो सकता है ये ओबीसी वाला फार्मूला लागू कर दें, सेम पैटर्न कर दें, लेकिन उसमें जो है इनको करना पड़ेगा। और हमने सबने देखा है कि कितने कमीशन इस तरह से बने हैं। हमने बैकवर्ड क्लासेस के ओबीसी के मामले में बहुत देखे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट लिख के रिपोर्ट देती है, असल में तो चेयरमैन ऑफ द कमीशन और पूरी की पूरी कमीशन उस लिखी हुई रिपोर्ट पे सिर्फ साइन करता है। 4-6 महीने 1 साल तक वो उसके जो लाभ होते हैं उस चेयरमैन बनने के, उस लाभों को वो भोगता है और उसी तरह की रिपोर्ट को वो साइन करके चला जाता है। तो जैसा सुरेश जी ने कहा मुझसे पहले कि पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे और पॉलिटिकल भी, ये जाति का वोट मुझे मिलता है, उस जाति का नहीं मिलता, मैं इसको ज्यादा आरक्षण दूंगा, उसको कम दूंगा, ये बात आएगी। दूसरी चीज सुरेश जी ने बहुत अच्छी उठाई है, जो अभी तक मेरे उसमें संज्ञान में या मेरे माइंड में नहीं थी। जी, डिस्कशन का फायदा यही होता है। हाँ, ये जो है बताइए कि अब ये अगर क्रीमी लेयर लागू हो गई तो ये अगर विधानसभाओं में और अगर लोकसभा में लागू हो गई तो क्या हमारे जैसे चिराग पासवान जी हैं उनको आरक्षित सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐसे लोग जो कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो कहते हैं रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मैं तो आरक्षण के खिलाफ हूँ, वैसे भी कहता है, लेकिन लड़ते तो आरक्षित सीट से ही है। अब उनका रिएक्शन देखने जो आगे बढ़ गए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उनका ये कहना होता है। जी, क्लियर कर दो। तो अब उनका भी रिएक्शन देखने लायक होगा इस बार कि उनका क्या होता। अभी तक मैंने देखा नहीं उनका रिएक्शन क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये इसके दूरगामी परिणाम है और इसकी कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे 2-4-5 दिन, हफ्ता लगेगा पूरी तरह समझ में आने में। जैसे एक नया आयाम अभी सुरेश जी ने मेरे सामने रखा। जी जी, सुरेश जी, आपसे भी मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर अनिल जी ने ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, थोड़ा किनारा कर लिया, लेकिन मैं तो सीधा टकराऊंगा। ये जजमेंट के पीछे कौन है सभी भारतवासी जानते हैं, सभी जानते हैं। पिछले 15-20 साल से एक नैरेटिव बिल्डअप की गई जो हिंदुत्व के नाम पे है, और वो नैरेटिव बिल्डअप करने वाली आरएसएस है, बीजेपी है, उनके सिस्टर कंसर्न है, उनके राजनीतिक फ्रेंड्स है, और उन्होंने हमेशा ओबीसी को भी जनगणना को विरोध क्यों करते हैं,
क्योंकि उनकी हिंदुत्व की आइडेंटिटी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। ये जजमेंट के माध्यम से उनका हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत करने का हथियार फिरका फरक ताकतों के हाथ में मिला है। क्योंकि वैसे भी पूरे देश का जो दलित तबका है वो दो तबके में बांटा जाता है प्रमुख रूप से, एक अम्बेडकराइट दलित और एक हिंदू दलित जो नॉन अम्बेडकराइट है। ये नॉन अम्बेडकराइट दलित के ऊपर हावी होने के लिए ये मुद्दा बीजेपी चाहती थी, बाकी दल भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी अकेली इसमें गुनहगार है। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही अपनाया था, तेलुगु देशम की पार्टी ने आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में अरुंधतियार नाम की कम्युनिटी है, तीसरे नंबर की कम्युनिटी है जो वेस्टर्न तमिलनाडु में कोयम्बतूर साइड होती है, वहां भी उनके लिए 2% अलग रखा है। हालांकि उनका रिपोर्ट खराब है कि उससे उनका नुकसान हुआ है, ये बाकी लोगों के भी ध्यान में आएगा। लेकिन सामाजिक तौर पर एक जो नैरेटिव जो बिल्डअप हुआ है कि आपको नौकरी क्यों नहीं, आपको शिक्षा क्यों नहीं, क्योंकि आपका हिस्सा का इन्होंने खाया, ये जो उंगलेबाजी करने के कारण कुछ लोगों को उकसाने का जो काम होता था, वो उकसाने का काम का परिणाम ये है आज का जजमेंट। तो आज के जजमेंट के पीछे लीगल रीजनिंग कम है, कानूनी रूप से जो कार्य कारण होते हैं वो कम है, लेकिन सोशो पॉलिटिकल जो कार्य कारण होते हैं वो इसका प्रतीक इसमें ज्यादा नजर आता है। इसीलिए बिना डेटा, बिना रिसर्च जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है इस जजमेंट के कारण बीजेपी काफी खुश होगी और भी अन्य दल काफी खुश होंगे, और इससे SC ST जो यूनिटी करने में लगे थे, सामाजिक न्याय के आंदोलन के योद्धा कार्यकर्ता एकजुट होने लगे थे, उनको तोड़ने का, उनको अलग अलग गुटों में बांटने का एक पावरफुल हथियार पॉलिटिकल क्लास के लोगों के हाथ में मिला है। ये जजमेंट का परिणाम होगा। जी जी। मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि एक ही सवाल के जवाब 10-10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन इसको जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज के बीच में टकराव की बात होगी, नहीं, वो समझाना भी जरूरी है, वो टाइम लेना जरूरी है, क्योंकि उसका जवाब तुरंत दिया नहीं जा सकता। जिस तरीके से एक ये संशय उठ रहा है कि समाज के बीच में टकराव हो सकता है, राजनीतिक दल समाज को अपने फायदे के लिए बांट सकते हैं, ऐसे में समाज को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, उसको किस तरीके से समझने की जरूरत है? अनिल जी। अशोक जी, देखिए, जो अदृश्य ताकतें जिनका इशारा सुरेश जी ने किया, और सीधी सी बात है कि दो तरह की ताकतों का टकराव हजारों साल से देश में चल रहा है, महात्मा बुद्ध के समय से चल रहा है। एक वो ताकतें हैं जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था बना के रखना चाहती हैं, ऊंच नीच वाली व्यवस्था को बनाना चाहती हैं, वर्णवादी व्यवस्था को बनाना चाहती हैं, और दूसरी वो ताकतें हैं जो समता की बात करती हैं, जिसपे आज हमारा संविधान भी समता के ऊपर है। तो वो लोग इससे खुश नहीं है कि ये समता का संविधान, इसको किसी ना किसी तरह दाएं से बाएं से ऐसे वैसे इसको तोड़ा मरोड़ा जाए और इसको खत्म किया जाए किसी ना किसी तरह से। एक बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं देखिए हम आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको महत्वहीन जरूर बना देंगे, ऐसा करके खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और अभी आपने ज्यादा समय नहीं हुआ देखा, कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ के कहते थे कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान ही बदल देंगे। ये साफ बातें हैं। तो वही ताकतें इस समय इस देश में किसी न किसी, और उनके आपको मैं बताऊं, जैसे ऑक्टोपस होता है, उनके कई हाथ हैं, कई पंजे हैं, कहाँ है, सब तरह हैं। और अब तो आपने ये भी देख लिया कि एक फैसला आ गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तो सरकारी होते हुए भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अभी अभी फैसला आया सरकारी। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और इनको आपको सबको जोड़ करके देखना होगा। तो ये जो कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि जो लड़ाई सदियों से चल रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। सुरेश जी। हाँ अशोक जी, इस मुद्दे को मैं डॉक्टर अनिल जी से ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा। उन्होंने सही कहा कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता, कोई भी नहीं हटा सकता, लेकिन अप्रस्तुत तो कर सकता है, इरिलेवेंट कर सकता है, नाम के वास्ते पेपर वर्क में रख सकता है।
उसी बात संविधान को लागू है। संविधान को कोई बदलेगा नहीं, लेकिन संविधान के कई धाराओं को निरस्त किया जा सकता है, एक इम्प्लीमेंट ना करके और एक जुडिशरी के माध्यम से। ये एक प्रभावशाली हथियार है। अब ये दोनों हथियार का जब उपयोग हम देखते हैं तो आरक्षण नाम के वास्ते रहेगा, एक तरफ आउटसोर्सिंग है, प्राइवेटाइजेशन है, कंत्राटीकरण है, सरकारी नौकरियां है नहीं, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछे। आप आरक्षण के चक्रव्यूह में बचे रहे, फंसे रहे और सारा समाज उसी के ऊपर फोकस करे, ये भी एक तीसरा हथकंडा और ज्यादा आपको सोचने का मौका नहीं देते। और इसीलिए ये जो फैसला है उसको ब्रॉडर रूप से देखना चाहिए। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए उसी दायरे में नहीं देखना चाहिए। ये एक तरफ के बड़े लेवल का फैसला है, लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकेबल है। और इम्प्रैक्टिकल का होने का मैंने सबूत कहा कि क्या ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लागू करेंगे? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पहले एजुकेशन और नौकरी इसका ही बंटवारा हुआ। पॉलिटिकल सीटों का किसी स्टेट में बंटवारा नहीं हुआ, चाहे वो जल सिंह के जमाने का पंजाब हो, चाहे चंद्रबाबू के जमाने का जो पुराना आंध्र प्रदेश यूनाइटेड हो, कोई नहीं कर पाया और इस मामले में वो भी नहीं कर पाएंगे। अब रही बात इससे चाहते क्या है, तो आत्मसंतुष्टि देंगे कुछ तबकों के लिए, आत्मसंतुष्टि देंगे कि हमारे लिए ये किया। और इसके खुलेआम से तो प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में एक सार्वजनिक सभा के रूप में चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ये प्रक्रिया को गतिमान किया और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया तेलंगाना के जनता को कि हम दिल्ली में सरकार आने के बाद यह काम करेंगे। अब आदिवासी के टुकड़े होंगे, एससी के टुकड़े होंगे, ओबीसी के तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके लिए और एक रोहिणी कमीशन है। तो ये बहुजन समाज का तबका एक ना हो, ऐसा होगा। ये एक बड़े षड्यंत्र को ध्यान में रखकर हमने इस जजमेंट की तरफ देखना चाहिए। रही बात हमने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा इस बात की, तो जो अनिल जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। बीजेपी भी यही चाहेगी कि ये टकराव हो। मुझे लगता है कि जो विवेकशील लोग हैं, जो अपने आप को थोड़े बहुत समझदार समझते हैं, उन्होंने इस षड्यंत्र को समझदारी से समझना चाहिए और उसको टैकल करने की जरूरत है, ना कि इमीडिएट रिएक्ट होकर काउंटर ब्लास्ट के रूप में हमने काम करना चाहिए। यही समझदार व्यक्ति और समाज की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट विषय था और चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, एक बड़ा सवाल यह बना रहेगा कि बिना जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो एक छोटा सा सिविल कोर्ट बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी तफसीर के कोई फैसला नहीं सुनाता, वो इतना बड़ा फैसला बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी डेटा के कैसे सुना सकता है। और जब रिजर्वेशन की बात होती है तो पूरे सामूहिक रूप से रिजर्वेशन की बात होती है, तो यह जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वहां पे इसे कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि सबके निशाने पर सिर्फ नौकरी पेशा लोग रहते हैं, बाकी लोग आखिर क्यों नहीं आते हैं? ये सवाल बना रहेगा और इसका जवाब भी जो भी लोग हैं जो इस तरह की व्यवस्था देने के लिए आगे आते हैं उनके सामने रहेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए दलित दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय भीम। जय भीम, थैंक यू।